हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि IBPS RRB PO एंड क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जी हाँ, वो स्टूडेंट जो इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, और उन बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है जो कि इंग्लिश जिनका वीक है, जो कि इंग्लिश में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि IBPS RRB PO एंड क्लर्क में इंग्लिश हम नहीं करके हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। हम चलिए आगे डिटेल में देखते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सारे हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। कब से हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ये क्या है। ये रीजनल रूरल बैंक है। आप अपने गांव में रह के ही अपने स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अदर स्टेट से भी फिल कर सकते हैं, बट वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। ये रीजनल रूरल बैंक है, इसमें ये कंडीशन है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि हमारा कौन कौन से बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे बैंक का आपको यहाँ पे सारे बैंकों का यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखा है। इस बैंक का आप नाम यहाँ से देख लीजिए डिटेल में, और ये देख लीजिए यहाँ की जिस बैंक में यदि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज यहाँ की कौन सी, जैसे हम यदि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की बात करते हैं, तो इस बैंक की यदि बात करते हैं तो देखिए यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, तेलुगु है। मीन्स आपको तेलुगु आती है तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यूपी में हमारा हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो आप जिसे हिंदी आती है आप यूपी से भर सकते हो, राजस्थान से फॉर्म फिल कर सकते हो, आप उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, बिहार से कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से कर सकते हैं। जो बच्चे जिनकी लोकल लैंग्वेज जिसे हिंदी आती है, पढ़ना लिखना बोलना जिसे हिंदी आती है, जो हिंदी जानते हैं, आप इन सारे जगहों से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि अभी हम फ्रेशर के लिए मेनली बता रहे थे, ये स्केल 1 एंड ऑफिसर क्लर्क के लिए हम इसमें देखते हैं, असिस्टेंट का देखते हैं। चलिए आगे ये सारा आप देख लीजिएगा डिटेल में, PDF से इसे देख लीजिएगा डिटेल में, सारे बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम कौन से पॉइंट पे देखते हैं, चलिए इसके बाद हमारा दे रखा है एज कैटेगरी क्या होनी चाहिए। तो एज आप देख रहे हैं, आपको ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए एज दिया हुआ है 18 से 30 के बीच में, एबव 18 एंड बिलो 30। देखिए यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, यहाँ आपका 18 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन दे रखा है कि इसके बीच ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ इस दोनों डेट के बीच ही आपका डेट होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर असिस्टेंट जो है उसके लिए दिया हुआ है 18 से 28 के बीच में आपका एज होना चाहिए, 18 से 28 के बीच में, और उसका भी डेट ऑफ बर्थ आपको दे रखा है, इसका 1993 और 2003 से बाद नहीं होना चाहिए, इससे पहले। इस दोनों के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन किन किन के लिए है, ये देखिए SC ST वालों के लिए 5 साल का देता है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, एंड वो कैंडिडेट जो विजुअल है, जो PWD कैंडिडेट है उसके लिए 10 साल का यहाँ पे देता है। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट जो है इसे आप अच्छे से फॉर्म फिल करने से पहले आप इसे पहले देख लीजिएगा कि हमें कौन कौन से फॉर्म को फिल करने समय किन पॉइंटों पे याद रखना है। फिर फॉर्म को फिल कीजिएगा आप अच्छे से, पहले डिटेल पूरे पढ़ के फिर फॉर्म को फिल कीजिएगा। ये सब हमारे काम का नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको यदि अपने कैटेगरी के संबंधित कुछ भी देखना है आप इस फॉर्म को यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ नहीं, हम मेन पॉइंट पे से फोकस करते हैं। मेन पॉइंट हमारा क्या है, अब हमारा है, चलिए अब आया हमारा कौन से हम फॉर्म, देखिए ये आपका
ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा क्या होना चाहिए? देखिए नॉर्मली है, पिछले बार भी वैसा ही था, इस बार भी वही दिया हुआ है। सिंपल हमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री हमारे पास होगा। हम इस फॉर्म को, दोनों फॉर्म को, ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट, दोनों को हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी परसेंटेज मांगा नहीं है कि हमें कितना परसेंटेज होगा तभी हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ परसेंटेज की क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दी हुई है। आप बैचलर डिग्री आपके पास है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें लोकल लैंग्वेज, देखिए यहाँ भी लोकल लैंग्वेज की बात कही हुई है, लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है आना। उसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। चलिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये आपको, ये सब सारी क्राइटेरिया आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे कि इसमें और हमारा कौन सा आता है। अब देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे अब हम देखते हैं फी। हमारा एग्जाम जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें हमारा फी क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आप ऑफिसर स्केल, जो स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए जो है इसका एग्जाम फी PWD कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट के लिए 175 दिया हुआ है एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 दिया हुआ है, 850 दिया हुआ है इधर कैंडिडेट के लिए, ऑल कैंडिडेट के लिए, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 175, जो कि पिछली बार से भी इंक्रीज हुआ है। एग्जाम फी दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहा है। पिछली बार भी इंक्रीज हुई थी बट पिछली बार से भी इस बार ज़्यादा है। चलिए बट क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल करना है हमें। अगर जॉब लेना है तो फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, चाहे वो जो भी फी दे, इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे फोकस करते हैं कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होता है। तो ये हम प्री के लिए पहले बताते हैं। प्री में हमारा जो एग्जाम होता है वो 2 सब्जेक्ट होता है प्री में। एक हमारा होता है रीजनिंग, ये मैं RRB क्लर्क के लिए बताती हूँ, ये हमारा रीजनिंग है। दूसरा हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और सेकेंड हमारा रीजनिंग आता है, जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ईच। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ में भी क्वांट में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स के प्री में देखने को मिलता है। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट का होता है। यहाँ पे टाइम स्लॉट नहीं दिया होता है, जैसे कि SBI PO क्लर्क में देखते हैं कि हमें टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, ईच सब्जेक्ट 20 मिनट देता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, 45 मिनट। चाहे तो आप सिर्फ रीजनिंग 30 मिनट दीजिए, चाहे आप मैथ में 30 मिनट, ये 15 मिनट दीजिए। दोनों में जिसमें आपको जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, जो आपको क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो पेपर थोड़ा टफ आता है उसमें कम टाइम दे के जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये हो गया हमारा ऑफिसर असिस्टेंट की। अब हम देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं। तो सेम यही पैटर्न इसमें भी फॉलो होता है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें भी है। देखिए ये रीजनिंग है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, और इसमें भी जो रीजनिंग है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन हमारा 45 मिनट है, 80 मार्क्स का इसमें भी रहता है। बट हमारा ये असिस्टेंट जो है इसका जो कट ऑफ होता जाता है वो बहुत हाई जाता है। आप मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन है, मीन्स हमें 80 अटेम्प्ट करना है, 80 बनाना है, क्योंकि 75 से ऊपर आएगा तभी कुछ हो सकता है। कोई कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि 79 कट ऑफ भी गया है कोई कोई स्टेट में। वो यदि आपको कट ऑफ प्रीवियस ईयर की चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कट ऑफ पे भी आपको वीडियो बना के दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हम देख लिए हैं, हमारा ये प्री का सिलेबस हो गया। अब हम मेंस का देखते हैं कि मेंस में हमारा क्या है। देखिए मेंस का सिलेबस, ये ऑफिसर असिस्टेंट का पहले मैं बताती हूँ। ऑफिसर असिस्टेंट में देखिए रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस आता है, लैंग्वेज। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना होता है। या तो आप इंग्लिश रख सकते हैं या तो आप हिंदी रख सकते हैं, आप जिसमें बेटर है आपको लगता है
है कि आप इंग्लिश में अच्छे परफॉर्म करते हैं देन आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, बट वो बच्चे जो इंग्लिश में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं आप डेफिनेटली हिंदी चूज कीजिए। और हिंदी में ज़्यादा प्रिपरेशन करने की कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका मदर टंग अगर हिंदी है, हिंदी आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़पेपर अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी डेफिनेटली कर पाइएगा। बस एक ही कीजिएगा, अभी से एग्जाम तक पर डे आप हिंदी का पेपर का एडिटोरियल पार्ट आप पढ़िए। हिंदी में जो संपादकीय पेज आती है ना, उस संपादकीय पेज को आप पर डे कीजिए, हिंदी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आप एग्जाम में हिंदी में अच्छे परफॉर्म कर पाइएगा। तो रीजनिंग हमारा जो है वो 40 क्वेश्चन होता है बट 50 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 40 क्वेश्चन होते हैं बट 20 मार्क्स के। इस क्वेश्चन हाफ मार्क्स का, एक क्वेश्चन कंप्यूटर में हाफ नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी दोनों में से कुछ एक चूज कीजिए, वो भी 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स के। इस क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं। मैथ में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल हमारा 200 मार्क्स होता है। और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 आवर का था, 2 घंटे में हमें ये सारे जो हमारे ये पैटर्न है जो भी है 2 घंटे में इसे हमें टोटल करना होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी जो हमारे कलर के लिए है वही पैटर्न हमारा ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। आप ये पढ़ लीजिए। देखिए इसमें भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का है। सेम सब्जेक्ट रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और मार्क्स भी वही सेम है। चलिए यहाँ तक मेरा हो गया, हम यहाँ तक देख लिए। अब हमें नेक्स्ट क्या पॉइंट देखना है कि अब हमें देखना है कि हम कौन से, देखिए ये जो पॉइंट ये जो है आप ये देखिए, इसमें ये चीज़ बता रहा है कि कौन कौन से जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपको आती है वो किस किस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन देख पाएंगे। जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश वाले बच्चे जो है वो अपना क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग की मैं बात कर लेती हूँ तो रीजनिंग वो किस लैंग्वेज में देख सकते हैं, वो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं एंड तेलुगु में भी देख सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन का दे रखा है कि आप एग्जाम देते हैं वो किस मीडियम से आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख पाओगे। जैसे हम मैं बिहार के बच्चों की बात कर लेती हूँ तो बिहार के बच्चे और छत्तीसगढ़ के बच्चे तो वो हिंदी एंड इंग्लिश में अपने क्वेश्चन को देख पाएंगे। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग मेरा इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। आप अपने स्टेट का ये आपको देखिए, आप अपने स्टेट का इसमें से देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में आप किस किस लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हम एग्जाम कब से फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये चीज़ अब हमें देखना है। ये सब हमारे काम के नहीं है, काम के तो है बट आप अब भी ले लें, मैं मेन पॉइंट आपको बता दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट पे हमारा एग्जाम होगा ही, ये डेट हमारा फिक्स नहीं है। ये वो डेट है जहाँ पे बस टेंटेटिव डेट है। ये डेट वो डेट है जो कि अगर अभी कोरोना का टाइम चल रहा है ना, अगर ये सिचुएशन यदि अच्छा रहा तो प्री एग्ज़ाम डेफिनेटली हमारे अगस्त में देखने को मिलेगा। बट यदि कोरोना का अगर हमारे स्टेट में कोरोना का हालत यदि ज़्यादा होगा, केस ज़्यादा होगा, सिचुएशन सही नहीं होगा तो हमारे एग्ज़ाम का डेट डेफिनेटली बढ़ सकता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन कब से कर पाएंगे। तो देख रहे हैं आप 8/6/2021 8 तारीख से लेके 8 जून से लेके 28 जून तक हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और पेमेंट एप्लीकेशन है ये भी 8 से 28 तक का है। और प्री ट्रेनिंग एग्जाम जो होती है वो देखिए आपको दे रखा है कि जुलाई में आपको प्री ट्रेनिंग एग्जाम का कॉल लेटर देगा, कंडक्ट कराएगी, ट्रेनिंग जुलाई में ही कंडक्ट कराएगी। और जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा उसकी जो कॉल लेटर होगी वो हमें जुलाई या अगस्त में कॉल लेटर हमें इशू होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में, डेट फिक्स नहीं है बस डेट दिया गया है कि अगस्त में होगा। प्री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर दे चुका है। अब देखिए मेंस एग्ज़ाम का क्या दिया हुआ है। मेंस एग्ज़ाम का या आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है सितंबर एंड अक्टूबर मेंस एग्ज़ाम का दे रखा है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि ये जो ज्वाइनिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट जो दे रखा है ये हमारा जनवरी 2022 दे रखा है।
ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद रख लीजिए, ये जो देता है ना, जिस डेट पे प्रोविजनल अलॉटमेंट देती है लगभग उस डेट पे वो एग्जाम भले ही आगे पीछे हो जाता है, बट ये चीज़ आगे पीछे शायद ही होता है, होने के चांसेस ना के बराबर होती है। वो अपने डेट पे सबको ज्वाइन कर ही लेते हैं। तो हमें फर्स्ट फोकस ये करना है, हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें बस अपने स्टडी पे फोकस रखना है। जो हम थोड़े से लूज हो गए थे ना, एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा क्या होगा, ये चीज़ सोच के हम थोड़े से स्टडी जो का फ्लो जो हमारा अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हम हो गए थे पढ़ाई से, बट अब नोटिफिकेशन आ गई है तो हमें अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, मैं हर एक चैप्टर आप लोग को क्लियर कराऊंगी यहाँ पे, और आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे वैकेंसी जो है वो कितने हैं, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। मैं देखिए आंध्र प्रदेश की बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का आप देख रहे हैं वैकेंसी, ये जो है आंध्र प्रदेश की है। तो इसमें देखिए आप ये टोटल कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दी हुई है। देखिए एससी का ये है, ये एसटी का है, ये आप ओबीसी का देख रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जनरल का दे रखा है। और ये बैंक का नाम दे रखा है, कौन कौन से बैंक आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बैंक परफॉर्म किए, पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ये आप डिटेल में देख लीजिएगा अपने अपने स्टेट का। मैं यहाँ पे बिहार की बता दे रही हूँ। बिहार में देखिए, बिहार वाले बच्चे के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दो हमारा बैंक बिहार में है। अब इसमें देखिए बिहार में हमें थोड़े ज़्यादा सीट देखने को मिल रहे हैं, और सारे स्टेट की अपेक्षा बिहार में थोड़े से सीट है। चलिए अच्छी है, गुड न्यूज़ है हमारे बिहार वाले बच्चों के लिए कि हमें जो सीट है वो ज़्यादा है, बट हमें सिर्फ एक सीट पे फोकस करना है, क्योंकि हमें एक सीट चाहिए, हमें जॉब चाहिए, वो हम फाइट करेंगे सिर्फ एक सीट के लिए। ये भी कैटेगरीज वाइज सारी दे रखी है, ये हमारे जनरल के लिए इतना सीट दिया हुआ है बिहार का। चलिए हम नेक्स्ट और देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ की वैकेंसी हमें दिख रही है। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हमें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाता है, जहाँ पे सीट सबसे ज़्यादा है, अक्सर बच्चा क्या करेंगे, वहीं से जाके फॉर्म फिल करेंगे। वहाँ का कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जिस स्टेट से हैं अपने अपने स्टेट से फिल कीजिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी यहाँ पे मांगता है। चलिए आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आपको कहाँ फिल करना है, पूरे डिटेल पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। 8 से दिया हुआ है तो आप 8 या 9 को मत फिल कीजिएगा, 1 वीक आप छोड़ दीजिए। 1 वीक के बाद बोल सकते हैं तो 15 तारीख के बाद, आप 28 तक का टाइम है, इनफ टाइम है। 15 के बाद आप कभी भी आराम से फॉर्म को फिल कीजिएगा। चलिए आप ये देख लिए सारा, ये सारा। अब बहुत सारे बैंक हैं जो कि अभी रिपोर्ट ही नहीं किया हुआ है, बहुत सारे। ये ऑफिसर, ये असिस्टेंट के लिए था, ये देखिए ऑफिसर स्केल 1 का है, इसमें भी देखिए। चलिए बिहार का हम देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सीट कम है। चलिए ऑफिसर है ना, तो ऑफिसर स्केल 1 है तो सीट जाहिर सी है इसमें कम होगा, असिस्टेंट में थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हमारे जनरल के लिए है, 85 इसमें है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में, और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 25 है। बाकी ये SC ST का देख लीजिएगा। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है। फॉर्म फिल आप आराम से कीजिएगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे बैंक हैं जो अभी NR रिपोर्टेड है, NR मतलब नोट रिपोर्टेड। डेफिनेटली हमारी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि कोरोना के कारण हो सकता है ये लोग अपने बैंक का अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं, जो कि वो एग्ज़ाम से पहले तक रिपोर्ट कर देंगे। तो डेफिनेटली है कि हमारा जो एग्ज़ाम, हमारी जो ये सीटें हैं, वैकेंसीज है, वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। पिछली बार भी हम देखे थे बिहार की बहुत ज़्यादा इंक्रीज की हुई थी, तो इस बार भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। आई होप कि हर एक टॉपिक आपका इसमें जितना पॉइंट मेन होता है बताना चाहिए, मैं हर एक पॉइंट पे आपको बता दी हूँ। बस आपका काम है आज से बस ये सब चीज़ छोड़िए। अब हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, सब चीज़ आ गया। अब हमें नोटिफिकेशन की इंतज़ार नहीं करना है किसी चीज़ का। अब नोटिफिकेशन आ गया, हमारे अंदर एनर्जी आ गई कि अब हमें परफॉर्म कैसे करना है।
तो अब हमें सिर्फ फोकस करना है अपने स्टडी पे कि अब हमें कैसे परफॉर्म करें, कैसे स्टडी करें कि ताकि हम अगस्त में जो एग्ज़ाम है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो, एक एक सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना के लाऊंगी कि हमारा जो है वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम हर एक सब्जेक्ट को पर डे हम कैसे करेंगे, इस पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो आप लोग को ज़रूर देंगी। चलिए, यदि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलता रहे। थैंक यू।